तो मतलब कैपिटल अकाउंट में एफडीआई एफआई का अंतर कम किया, वो बंद कर दिया, वो देख लिया। फेड टेपरिंग, क्वांटिटेटिव ईजिंग, फेड रेट हाइक, रेट कट्स, उससे भारत को क्या देख लिया, फॉरेक्स रिजर्व के एंगल देख लिए। अभी लास्ट मुद्दा गिफ्ट सिटी, उसके फीचर्स और वो लागू करने में क्या क्या चैलेंजेस। गिफ्ट सिटी अपने को कैसे परेशान कर सकता है परीक्षा में। प्रीलिम में पूछ सकते हैं कि इसका मालिक कौन है, लोकेशन कहां पर है, इसके क्या फीचर हैं, क्या नियम कानून रेगुलेशन लागू किए गए। मुख्य परीक्षा में जनरल स्टडीज पेपर 3 है, इंडियन इकोनॉमी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, वहां पर सवाल ऐसा निकल सकता है, वाइब्रेंट फाइनेंशियल मार्केट्स आर क्रिटिकल टू अ कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ, examine the importance of proposed gift city in this regard and discuss the challenges in its setup। जीडीपी बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल मार्केट का वाइब्रेंट होना जरूरी है, तो इस परिप्रेक्ष्य में गिफ्ट सिटी के महत्व की आप चर्चा करो और उसे लागू करने में क्या क्या समस्याएं हैं वो आप बातें करो। इस प्रकार का कोई सवाल निकल सकता है। ठीक है, चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऐसे बड़े इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कौन कौन से हैं। लंदन है, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, 3 सबसे बड़े। हम एक उदाहरण से समझते हैं, दुबई में भी ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है। मान लो साउथ अफ्रीका का कोई निवेशक है, वो क्या कर रहा है, सबसे पहले वो सारे अपने लोकल करेंसी को डॉलर में तब्दील करा के दुबई में डालेगा, उसके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर या उनका जो भी गिफ्ट सिटी होगा, और फिर वहां से वो पैसा एफडीआई एफआईआई के नाम पे पूरे विश्व में कहीं ना कहीं जाएगा। चीन में जा सकता है, रशिया, यूरोप, यूएसए, कहीं पर भी। अब सवाल, ये साउथ अफ्रीका बंदा है, वो सीधा जाके अमेरिका में क्यों नहीं डाला, ये ऐसे खाने के बदले ऐसे घूम के क्यों खा रहे हैं। जवाब, दुबई का जैसा अपना गिफ्ट सिटी बन रहा है, उनका पहले से ही है दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC। ये उनका 3D मैप दिया गया है और क्या क्या फीचर वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट फॉर द सुपर रिच पीपल, कैपिटल मार्केट है, मैनेजमेंट ऑफिस हैं, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर है। तो मतलब हाँ, ये पूरी सर्विसेज हैं। फायदा क्या, साउथ अफ्रीका वाला सीधा खाने के बदले उल्टे हाथ से क्यों खा रहा है, क्योंकि दुबई के अंदर आपके ये उनकी सिटी में कोई कंपनी रजिस्टर करके काम कर रहे हो, आपके इनकम के ऊपर, आपके प्रॉफिट के ऊपर देयर विल बी 0% टैक्स, और आज के लिए नहीं, अगले 50 सालों तक। भारत में ऐसा कोई है नहीं। दुबई ने कई देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट करके रखे हैं, तो मतलब एक बार वहां से ये, तो फिर डबल टैक्स की उसकी लायबिलिटी बनेगी नहीं। दुबई में आपने कोई भी सेक्टर, कोई भी जगह पे कुछ भी पैसा डालना हो, 100% FDI एंड ओनरशिप इज परमिटेड। कुछ भी चालू करना है, बैंक करना है, कोई भी। भारत के अंदर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक सेक्टर बैंक तो आई थिंक 26% FDI रिस्ट्रिक्शन है, प्राइवेट सेक्टर बैंक आई थिंक 74% के बाद FDI रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं, कोई भी आके अपनी बैंक वगैरह खोल सकता है, स्टॉक एक्सचेंज खोल सकता है, कमोडिटी मार्केट खोल सकता है, इंश्योरेंस कंपनी खोल सकता है। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज परमिटेड। आज मैंने जाके कुछ लगा दिया और यहां से कहीं और पैसा घुमा रहा हूं, ये वो मन मुताबिक मैं कोई भी करेंसी से कोई भी करेंसी में पैसा तब्दील करा सकता हूं, दे सकता हूं, निकाल सकता हूं। भारत के अंदर ऐसी फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है नहीं। ज्यादातर देशों में फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है ही नहीं। वाई? बिकॉज ऑफ द बैड एक्सपीरियंस इन 1997, वो इंडोनेशिया वगैरह माइनस GDP चला गया था, याद करो। बट दुबई की ये जो उनकी गिफ्ट सिटी टाइप का रिजिम है, वहां पर निवेशक को ये फायदे किए जा रहे हैं। आगे दुबई के अंदर ऐसा आपको पता होगा, ये मिडिल ईस्ट के अंदर कानून विचित्र टाइप के होते हैं, महिलाएं कार नहीं चला सकती, राइट, XYZ थिंग। लेकिन जब कॉमर्स और फाइनेंस की बात आए तो इनकी अलग से जुडिशियल पिलर है, जिनके कानून फर्स्ट वर्ल्ड के, इंग्लैंड के लॉ, US के लॉ, उसके पैरेलल चलता है, ताकि विदेशी निवेशक को सुविधा रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट हाई स्पीड पे चल रहा है। और मान लो मैंने अफ्रीका में रहता हूं, कोई यहाँ पे कंपनी बना के कहीं और ऑपरेट करना है, स्किल प्रोफेशनल्स आर अवेलेबल। अगर मैं अपने आदमी वहां भेजना चाहूं तो जल्दी जल्दी उनका वीजा, वर्क परमिट क्लियर कर देंगे, सिंगल विंडो मैकेनिज्म है। और ऐसा भी नहीं कि मान लो हाईली स्किल्ड पीपल भेज दिए तो क्या वो वहां पर रहेंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हाँ वो भी है, आर्ट गैलरीज, रेस्टोरेंट, फैशन, वाइब्रेंट सोशल क्लब लाइफ, राइट, अपार्टमेंट बिल्डिंग, सारी चीजें मौजूद हैं। तो इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह उपयुक्त है। अब सवाल कि ये दुबई वाले ऐसी सुविधाएं क्यों दे रहे हैं, इस पे इनको क्या मजा। दुबई के बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप बनाइए, क्या होगा,
आप समझो इनकम टैक्स माफी है, डायरेक्ट टैक्स प्रॉफिट और मतलब डायरेक्ट टैक्स की माफी है, इनडायरेक्ट टैक्स की कोई माफी नहीं है। इंटरनेट यूज किया तो उस पर भी सर्विस टैक्स लगता होगा, राइट? ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी, XYZ थिंग, तो सर्विसेज के नाम पे जो भी कर रहे हैं तो उनकी सरकार को टैक्स में पैसा मिलेगा, एक बात। सेकंड थिंग, दुबई के अंदर जो भी लोकल कंजम्पशन होगा, उनके यहाँ ड्यूटी फ्री एयरपोर्ट रहते हैं तो सोना खरीद के चले गए, राइट? तो गुड्स एक्सपोर्ट प्लस हो जाएगा। सेम वे लोकल सर्विसेज ये सारी कंपनियां यूज करेंगी तो सर्विस एक्सपोर्ट भी प्लस हो गया। तो मतलब यहाँ तो कुछ है। इनविजिबल में आप इनकम में देखो, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड तो रहेगा नहीं, वो सारे वापस ले जाएंगे तो वो तो माइनस हो गया। रेमिटेंस भी माइनस रहेंगे, क्यों? मिडल ईस्ट में उनके अपने लोग से ज्यादा भारत वाले लोग हैं तो पैसा तो वो माइनस में रहेगा। खैर, बट ओवरऑल एंगल ये बनेगा कि उनका करंट अकाउंट या तो डेफिसिट बहुत कम होगा या फिर सरप्लस में चल रहा होगा। कैपिटल अकाउंट दुबई का कैसे चलेगा? वहां पर आप देखो FDI और FII के नाम पे ढेर सारा पैसा आता भी होगा और निकल के कहीं ना कहीं निवेश भी होता होगा, तो ये तो प्लस माइनस फ्लक्चुएट होता रहेगा। लोन के अंदर भी वही एंगल चलेंगे। बैंकिंग कैपिटल प्लस में रहेगा, क्यों? बैंक में आपको पता हो दो टाइप के अकाउंट रहते हैं, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेसमैन यूज करते हैं, 0% इंटरेस्ट रेट इज ऑफर टू देम। अब दुबई के अंदर भी जो भी कंपनी आई, राइट, तो दुबई के अंदर बैंक अकाउंट तो खुला ही होगा इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट के नाम पे। हो सकता है वहां पे करोड़ों डॉलर आज डाले और कल निकाल के ले गए। एक एक व्यक्ति का आ रहा है जा रहा है, बट एज सच ढेर सारे डॉलर पड़े होंगे उनकी बैंक में और ब्याज कोई भी देना नहीं है, और वो पैसे भी कहीं ना कहीं तो घूम रहे होंगे, है ना? तो मतलब उनकी बैंकों को पैसा मिला और वो बैंक ने जो भी प्रॉफिट जनरेट किया उसके ऊपर, क्योंकि वो लोकल बैंक होगी तो कहीं ना कहीं सरकार को टैक्स मिलेगा और बहुत सारे एंगल इन शॉर्ट जुड़ते रहेंगे। तो मतलब दुबई आपको टैक्स में माफी देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है टू रन एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। तो ऐसा नहीं कि वो नुकसानी का धंधा कर रहा है, आज नहीं तो कल वो सारे पैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिकवर करेंगे। अब हम आते हैं ये भारत के ऊपर, गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कौन चलाएगा? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी। ये एक प्रकार की लिमिटेड कंपनी ऑपरेट करेगी और ये एक प्रकार का जॉइंट वेंचर है। नीचे दो इसके पार्टिसिपेंट है, एक तो है अपना गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और दूसरा है ILFS, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब ये तो हम सोच सकते हो कि ये गुजरात सरकार का कुछ होगा, बट ILFS तो ये क्या संस्था है? इसके बैकएंड में मालिक कौन है? सेंट्रल बैंक, UTI, LIC, SBI, HDFC, ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज। इन लोगों ने पैसा दे के बनाया ILFS और अपना ये गुजरात अर्बन डेवलपमेंट। तो ये दो संस्था बनी, उन्होंने जॉइंट वेंचर के नाम पे गिफ्ट सिटी लिमिटेड कंपनी बनाई जो कि ये सिटी ऑपरेट करेगी। तो मतलब ओनरशिप स्ट्रक्चर समझ लिया। अभी ज्योग्राफी, ये कहां पे बन रहा है? गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। दिस इज वन टाइप ऑफ ग्रीनफील्ड बिजनेस सिटी। समझते हैं ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड क्या है? मैं नरोड़ा GIDC में जाके नई ड्रग फैक्ट्री खोल दूं, देन इट विल बी कॉल्ड अ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। क्यों? पहले से ही वो पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, मैंने कुछ नया उसके अंदर किया। ये गिफ्ट सिटी के नाम पे मान लो अहमदाबाद या गांधीनगर में ही कुछ करते, देन वी विल कॉल इट ब्राउनफील्ड, क्योंकि पहले से ही है और हम बनाएंगे। बट ये क्या है? एक प्रकार की ग्रीनफील्ड, मतलब वो जमीन पे या आसपास कुछ भी नहीं था, फ्रॉम द स्क्रैच उन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया। सो इट इज कॉल्ड अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड बिजनेस सिटी है। ये एक प्रकार की स्मार्ट सिटी भी है। क्यों? यहाँ पर वेस्ट कलेक्शन, एयर कंडीशनिंग, सिविक अम्नेस्टी, पार्किंग, ये वो सारी चीजें, स्ट्रीट लाइट्स, वो सभी ICT, IT के चलते इन द एफिशिएंट मैनर इट विल बी कवर्ड। मेन अट्रैक्शन क्या है? ये इनका डायमंड टावर बन रहा है विद 88 स्टोरी बिल्डिंग। और चर्चा में क्यों आ गया? बजट 2015 में बोला कि हम लोग गिफ्ट सिटी को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर मतलब IFSC के रूप में प्रमोट करेंगे। अब सवाल ये IFSC और क्या चीज? IFSC मतलब एक प्रकार का स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर द सोल पर्पज ऑफ फॉरेन ट्रेडिंग, फाइनेंशियल ट्रेडिंग। तो मतलब सवाल अब ये होता है कि विदेश से भारत में पैसा आके लोकल मार्केट में निवेश करना हो, राइट? तो उसके लिए तो नियम कानून पहले से ही हैं। सेबी ने भी बना के रखे हैं वो FII और उसके ऊपर नॉर्म्स। IRDA ने भी इंश्योरेंस कंपनियों पे नॉर्म बनाए होंगे। RBI ने भी फेमा और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ये रजिस्ट्रेशन, तो ये तो मतलब चल रहा है। जब आपने
कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाना है, मतलब एक प्रकार का फाइनेंशियल SEZ बनाओगे और वहां पे बोलोगे कि कोई टैक्स ना लगेगा XYZ थिंग, तो मतलब उसे आउटलाइन करके सेबी, RBI, IRDA और सभी संस्थानों ने कुछ नए नियम कानून बनाने पड़ेंगे। तो मतलब ये वाला पिलर तो पहले से ही है ही, यहाँ पर कुछ नई दवाइयां करनी पड़ेंगी। नई दवाइयां, नई गाइडलाइंस क्या क्या लाए? फर्स्ट थिंग, फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन, गिफ्ट सिटी में जो भी निवेश करेगा, जो भी ऑपरेट करेगा, दे विल बी कंसिडर्ड नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस ऑपरेटिंग आउटसाइड इंडिया। उस हिसाब से उनकी जो जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो हम देखेंगे। सेकंड थिंग, यहां पर से हेज फंड भी चल सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी चल सकते हैं। कंडीशन, रुपए के अंदर वहां पे निवेश नहीं होगा। इवन भारत का बंदा भी और विदेशी बंदा जो भी जाए, फॉरेन करेंसी में ही पैसा डाल सकता है। और फिर वहां से मान लो वो म्यूचुअल फंड का पैसा भारत में ही लगाना है, तो वो डॉलर में या येन युआन में आया, फिर वो रुपये में तब्दील होकर भारत में ट्रिकल डाउन करेगा। और अगर यूरोपियन यूनियन में जाए तो वो उस हिसाब से चलता रहेगा। बट कंडीशन इज कि पैसा सीधा रुपए में आप निवेश नहीं कर सकते हेज फंड, म्यूचुअल फंड में। और ये हेज फंड क्या चीज थी? टेक्निकली इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3। और म्यूचुअल फंड क्या होता है आपको पता है, L2P1, वो शेयर मार्केट वाला देख रहे थे, वो पावर पॉइंट वापस रिफ्रेश कर लीजिएगा। खैर आगे, यहां पर आप मर्चेंट बैंक खोल सकते हो, यस। डिपोजिटरी रिसिप्ट खोल सकते हो। डिपोजिटरी रिसिप्ट क्या, वो याद करो, ADR GDR, वो आर्नोल्ड था और सामने अपना माल है, राइट, वो वहां पे जाता और उनका इन्वेस्टमेंट बैंकर सामने डिपोजिटरी रिसिप्ट इशू करता है, आउटवर्ड परचेज, और अपने को ऐसा कुछ चलाना है, डिपोजिटरी रिसिप्ट आप चला सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज भी चला सकते हो, बट इसके लिए अलग नियम कानून होंगे। फॉर एग्जाम्पल, भारत में अगर प्राइवेट कमर्शियल बैंक का लाइसेंस लेना हो, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 1000 करोड़ रुपए होने चाहिए, राइट। सेम वे ये सभी के लिए अलग अलग नॉर्म बने हैं लोकल ऑपरेटर्स, बट यहां पर खोलना होगा तो उसके अलग शेयर होल्डिंग पैटर्न और बहुत सारे नियम, कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, यहां पर एक इंटरनेशनल एक्सचेंज खोलेगा जहां पर शेयर का ट्रेडिंग होगा, यस, बॉन्ड का, यस, करेंसी का भी और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का भी। तो मतलब शेयर मार्केट और ऐसे रिलेटेड चीज पे कुछ ऐसे नॉर्म बन रहे हैं। यहां पर बैंक भी खुलेंगे, उनको बोलेंगे IFSC बैंकिंग यूनिट, मतलब IBU। अब ये क्या चीज है? यहां पर गिफ्ट सिटी में क्या कोई फॉरेन बैंक आके अपनी शाखा खोल सकती है? हाँ। कोई भारतीय बैंक यहाँ पे आके शाखा खोल सकती है? हाँ। फॉर एग्जाम्पल SBI वाले खोलेंगे, भारतीय बैंक वाले आ सकते हैं, बट रिक्वायर कि उनकी विदेश में भी प्रेजेंस होनी चाहिए। SBI की तो है अलग अलग कुछ देशों में, फिर ऐसा भी नहीं कि वो देना बैंक और दूसरे खोपचे वाले बैंक भी, क्यों? उनकी फॉरेन प्रेजेंस नहीं है। शर्त क्या हुई? फॉरेन प्रेजेंस होनी चाहिए। थर्ड, एक बैंक केवल एक ही ऐसा यूनिट या ऑफिस खोल सकते हैं गिफ्ट सिटी में। क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम पे कोई भी ओंगा पोंगा के पैसा डाल सकता है? जवाब है ना। रिटेल कस्टमर को ये लोग एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। दूसरा सवाल, ओके, तो अंबानी और ऐसे बड़े खिलाड़ी आके पैसा डाल सकते हैं, FII, FDI, XYZ थिंग, हाँ वो दे सकते हैं, बट इंडियन रूपी करेंसी में नहीं दे सकते। रूपी को छोड़ के कोई भी फॉरेन करेंसी में वो डाल सकते हैं। क्या इनको ऐसे बैंक को कैश रिजर्व रेशियो और SLR ये एप्लीकेबल होगा? जवाब है हाँ, वो एप्लीकेबल होगा। क्या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एप्लीकेबल होगा? जवाब है ना। क्यों? अब ये लोग कहां पे किसान को राइट स्टूडेंट लोन देना है, एजुकेशन लोन देना है, होम लोन अप टू 10 लाख रुपीज, किसानों को लोन देना है, MSME, वो पॉसिबल ही नहीं। इनका खेल क्या होगा? यहां से पैसा लेके कहीं ना कहीं और निवेश होता रहेगा। सो CRR SLR लागू होगा, यस, बट PSL नो। आगे शर्त, एज सच मुझे कोई प्राइवेट कमर्शियल बैंक खोलनी होती भारत में तो लाइसेंस लेना पड़ता RBI से, जिसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट थी 1000 करोड़ रुपए। अब यहां पर ये SBI वालों को तो पास तो पहले से ही लाइसेंस होगा कमर्शियल बैंक ऑपरेट करने का, बट इफ दे वांट टू सेट अप एन IBO यूनिट इन गिफ्ट सिटी, अलग से $20 मिलियन का मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, तब जाके वो खोल सकते हैं। ठीक, तो मतलब नॉन बैंकिंग पर्टिकुलरली सिक्योरिटीज रिलेटेड वो गाइडलाइंस देख ली। बैंकिंग में कुछ ये वाली है, और अभी ये तो डेवलप हो रहा है तो कुछ ना कुछ रोज आता रहेगा, आप स्लाइड में अपडेट करते रहना। प्रोविजन देख लिया। अब सवाल, चैलेंजेस क्या? पहला चैलेंज हमने देखा, यहाँ पर ये जो बैंक यूनिट खुलेंगे उनपे CRR भी लागू होगा और SLR भी लागू होगा, लेकिन समस्या ये है
फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर CRR SLR जो नॉर्म होता है उसके सामने भारत के बहुत ज्यादा है, 4% एंड 22%, राइट। तो कलेक्टिवली 1/4 ऑफ द बैंक मनी वो तो एक तरफ पड़ा रहेगा और वो घुमा नहीं सकते पैसा। तो दिस विल बी फर्स्ट चैलेंज कि ऐसे में फिर कौन विदेशी बैंक आके ऑपरेट करना चाहेगी। सेकंड थिंग, बैंक के पास पैसा भी आ गया, शेयर मार्केट वाला पैसा भी आ गया, बट फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब बाहर से पैसा यहाँ आया, तीसरी जगह जा रहा है, तो मन चाहे करेंसी में मन चाहे वक्त वो पैसा व्यक्ति तब्दील करा के वो ले जा सके, ला सके, निकाल सके। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज नीडेड। 2007 में पर्सी मिस्त्री कमेटी बनी। उनका प्रयोजन था कि मुंबई को ऐसा फाइनेंशियल सेंटर के रूप में डेवलप करना है। उसने भी बोला कि हाँ, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पहले चाहिए। आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर ने 2015 में बोला कि हाँ, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि गिफ्ट सिटी में ऐसा कुछ करेंगे। राजन भाई भी बोल रहे हैं कि आगे कुछ सालों में फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी लाना है। तो ये फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी चीज क्या है, उसको लाने से क्या फायदा, क्या चैलेंजेस, L3P2 पावर पॉइंट आप वापस देख लीजिए, वीडियो रिफ्रेश हो जाएगा। तो मतलब ये चीज लानी पड़ेगी तब जाके ये सक्सेसफुल हो सकता है मॉडल। आगे लीगल चैलेंजेस। सर्विस टैक्स आप याद करो, बजट 2015 में बढ़ा के कर दिया 14%, राइट। और आप दूसरा क्रिटिसिज्म वो जीएसटी का याद करो, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट होना चाहिए और उस हिसाब से 26%, 27% टैक्स लगेगा। एज सच गिफ्ट सिटी वगैरह में तो इनकम टैक्स वगैरह तो जीरो होगा, बट इनडायरेक्ट टैक्स या फिर वो कुछ प्रोक्योर कर रहे हैं बाकी चल के बाहर से, उस वक्त अभी सर्विस टैक्स लगता होगा, बाद में जीएसटी, तो उसकी इनपुट क्रेडिट कैसे मिलेगी, राइट, वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये अभी चित्र क्लियर नहीं हो रहा है। आगे बात, हमने देखा दुबई के अंदर आपने ऐसा कोई खोल दिया तो 50 सालों तक आपने इनकम टैक्स भी नहीं भरना है, आपको जो जो मुनाफा उस पर कोई प्रॉफिट पे कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं भरना है। भारत के अंदर ऐसा करने के लिए तो अपना फाइनेंशियल एक्ट, IT एक्ट, उसमें बदलाव लाने होंगे। और अगर हम अभी ऐसा लिख दे कि अगले 50 सालों तक माफी, लेकिन आगे चल के मान लो मोदी सरकार बदल के दूसरी ऑपोजिशन पार्टी आ गई और वो कानून में बदलाव कर दे, राइट, अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस इज इन्वॉल्व, तो वो भी एक चैलेंज है, उसे आप कैसे लड़ोगे। दवा ये हो सकती है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा कुछ करना पड़े, बट वो करने में फिर राज्यसभा की तकलीफ और वो सारी बात। कई सारे अभी के कानून निरस्त भी करने होंगे, वहां पर भी तकलीफ क्या है, राज्यसभा में अपनी मेजोरिटी नहीं है। लीगल चैलेंजेस आप याद करो, वोडाफोन, नोकिया, राइट, फिर अभी केन इंडिया, इन सब के टैक्स रिलेटेड कोई ना कोई केस चल रहे हैं। रेगुलर कोर्ट में मैटर चलेगा तो सालों तक चल रहा है। इनके लिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम होना चाहिए जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के साथ अलाइन हो, जैसा कि दुबई वालों ने किया कि उनकी एज सच क्रिमिनल जुडिशरी अलग होगी, सिविल लोकल अलग, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रेड का अलग से कोर्ट चल रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पर करना होगा। इवन पर्सी मिस्त्री कमेटी, वो मुंबई वाली, उन्होंने भी बोला कि एक यूनिफाइड फाइनेंशियल मॉडर्नाइजेशन एक्ट लाना है। फिर फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, जस्टिस BNC कृष्णा, उसने भी बोला कि पुराने सारे कायदे निरस्त करके हमने एक इंडियन फाइनेंशियल कोड IFC लाना है। वो याद करो, सहारा और NSE स्कैम वगैरह, NSCL स्कैम, L2P2 पावर पॉइंट में आपको मिल जाएगा। तो ये सारे कानून में सुधार की आवश्यकता। बट लीगल चैलेंज क्या है, हमेशा राज्यसभा में बहुमति नहीं है, तो आप कैसे लागू करोगे। खैर, ये सारे ऑब्स्टेकल से लड़के आपने ये गिफ्ट सिटी बना दिया तो फायदे क्या होंगे, बेनिफिट्स। फर्स्ट थिंग, मैंने बताया कि गिफ्ट सिटी इज वन टाइप ऑफ ग्रीनफील्ड सिटी, राइट। सेकंड, इट इज वन टाइप ऑफ स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी के सारे एक्सपेरिमेंट आप पहले यहाँ पर करो और फिर इट हैज बिकम अ गुड मॉडल, और वो सारी फिर चीजें, गुड प्रैक्टिसेस आप दूसरी जगहों पे रेप्लिकेट कर सकते हो। सेकंड थिंग, मान लो कानून में सुधार करके इंडियन फाइनेंशियल कोड लेके आए, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी ला दी, तो पहले आप ये करो, ये सारे कानून और फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी केवल यहां तक सीमित रखो, राइट। और फिर 5 साल 10 साल तक ऑब्जर्व करो कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, उस एक्सपेरिमेंटेशन के हिसाब से फिर पूरे भारत के अंदर वो लागू किया जाए विथ सुटेबल मॉडिफिकेशन एंड सेफगार्ड्स। तो वो भी एक फायदा की एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट लैब अपने को मिल गया। थर्ड थिंग, अभी भारत में ऐसा कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है नहीं, तो भारत के बहुत सारे इन्वेस्टर्स, कंपनियां अपना पैसा सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, राइट, न्यूयॉर्क, लंदन में बेच के फिर वहां से कहीं तीसरी जगह पे निवेश करवा दे टू गेट द टैक्स बेनिफिट। अगर भारत में ही उनको ऐसी कोई चीज मिल गई तो वो जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है वो पहले से कम होगा। यहाँ पर बड़ी विदेशी बैंक और मल्टीनेशनल कंपनी आके अपने यूनिट्स लगाएंगी,
वहां पे भारत के लोग काम करेंगे, गुड प्रैक्टिसेस विल बी लर्न शेयर्ड, और फिर वो अपनी कंपनी शुरू करे तो नॉलेज बेस एक्सपांड होगा अपना। व्हाइट कॉलर जॉब्स यहाँ पर ढेर सारी मिलेगी और उसके चलते जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो पहले से कम हो सकता है और ट्रिकल डाउन भी होगा। एज सच गिफ्ट सिटी के अंदर मान लो कि 2500 5000 नौकरियां बन गई, बट बैकएंड में बहुत सारी, फॉर एग्जांपल यहाँ लाने ले जाने के लिए टैक्सी की जरूरत पड़ेगी तो ड्राइवरों को नौकरी मिल गई। फिर उसी प्रकार बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी, बीपीओ, अहमदाबाद, गांधीनगर सब में कुल मिला के 5 लाख नई नौकरियां खड़ी होंगी, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है। बैकएंड में कैसे, आप सोचो, ये हर एक ऑफिस यहाँ पे होगी तो कंप्यूटर होगा, प्रिंटर होगा, तो फिर प्रिंटर का रिफिल भी करना पड़ेगा, राइट। तो बैकएंड में अहमदाबाद, गांधीनगर, उसको रिपेयर भी करना पड़ेगा, सर्विस, मेंटेनेंस, बहुत सारी नौकरियां सभी जगह पे खड़ी होंगी। ठीक, अब वापस आते हैं अपना जो सवाल था। वाइब्रेंट फाइनेंशियल मार्केट्स आर क्रिटिकल फॉर अ जीडीपी ऑफ अ कंट्री। एग्जामाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ गिफ्ट सिटी और क्या चैलेंज है। जीडीपी में क्या महत्व है ऐसे संस्थान का और क्या लागू करने में समस्या आएगी। पहली बात, कोई भी इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है, सबसे पहले वो रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी होती है, राइट। फिर धीरे धीरे जीन्स मतलब लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग में जाती है और फिर बनती है सर्विस सेक्टर। और वहां पर भी इंटरनल कैसे ब्रेकअप कि मैन्युफैक्चरिंग, मान लो प्यूमा, नाइक, एडिडास, तो वो लोग पहले मान लो अमेरिका के अंदर ही कर रहे थे, फिर वो धीरे धीरे जायंट बनते गए तो आउटसोर्स कर दिया, वो मलेशिया, थाईलैंड, चाइना वगैरह में प्रोडक्शन होगा और ये लोग केवल सर्विस जायंट के रूप में ही ऑपरेट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड, और धीरे धीरे वो बनता जाएगा एक फाइनेंशियल सेक्टर। भारत भी इस स्टेज पे गति कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, सर्विस सेक्टर, और आगे चल के हम मेक आउटसाइड इंडिया करेंगे और यहाँ पर तो केवल उनके हेडक्वार्टर ही होंगे, जैसे नाइक, एडिडास के फर्स्ट वर्ल्ड में है, हो सकता है अपने यहाँ पर हो, तब जाके अपने को भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की आवश्यकता होगी। तो अभी के लिए धीरे धीरे कुछ शुरू करें, देन इन 5 years, 10 years, 20 years वो डेवलप हो जाए, जैसा कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज है या जैसा कि वॉल स्ट्रीट है अमेरिका में। तो हाँ, ये इसकी आवश्यकता है और फिर वो जीडीपी में ऐसे इनडायरेक्टली बेनिफिट कर सकता है। अगर गिफ्ट सिटी नहीं होगा तो देयर विल बी फ्लाइट ऑफ कैपिटल टू अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स। अगर गिफ्ट सिटी होगा क्या फायदा, एक तो ये आईएफएफसी बैंकिंग यूनिट और उसके चलते पैसा आता रहेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, व्हाइट कॉलर नौकरियां बनेगी, राइट। फिर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, स्मार्ट सिटी, इसका एक्सपेरिमेंटेशन करो, गुड लेसन से दूसरी जगह पे आप रेप्लिकेट कर सकते हो, ट्रिकल डाउन होगा अहमदाबाद, गांधीनगर में, वो सारे पॉइंट आप ऐड करके ये जवाब बना सकते हो कि जीडीपी ग्रोथ में ऐसे वाइब्रेंट फाइनेंशियल मार्केट का क्या महत्व है, गिफ्ट सिटी कैसे ये करेगी और वहां पे लागू करने में चैलेंजेस आप पिछले स्लाइड में हमने देख लिया। मेनली क्या चैलेंजेस होगी, लीगल रिफॉर्म्स की जो आवश्यकता है, राज्यसभा में वो अपनी मेजोरिटी है नहीं तो तकलीफ आ सकती है। खैर, कैपिटल अकाउंट के नाम पे 4 महत्वपूर्ण बातें, एफडीआई, एफआईआई, अंतर खत्म, फेड टेपरिंग, क्वांटिटेटिव ईजिंग, फेड रेट कट, रेट हाइट, उससे भारत को क्या देख लिया, फॉरेक्स रिजर्व, उसमें चाइना की मर्केंटाइल पॉलिसी, वो युआन को कैसे अंडर वैल्यू रखते हैं, भारत ने अपना फॉरेक्स रिजर्व बनाना हो और बढ़ाना हो, कैसे बढ़ाओगे, उससे क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं, देख लिया। लास्टली गिफ्ट चैलेंजेस, उसके क्या फीचर होंगे, चैलेंजेस, वो देख लिया। तो मतलब अपने पिलर्स ऑफ इकोनॉमी में फिजल पॉलिसी खत्म, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस खत्म। इंटरनेशनल के अंदर भी जो बजट, इकोनॉमिक सर्वे और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से पढ़ाना था वो सारा आज खत्म। नए नए डेवलपमेंट होते रहेंगे, वो आप स्लाइड में अपने आप अपडेट करते रहना। कुछ बहुत सारा जब होगा तो मेंस के लेक्चर में हम वापस इसे रिविजिट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर की बात करेंगे, वहां पे 6 बातें मैं कोशिश करूंगा अगले शुक्रवार को हो जाए कि अपना रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव करना है, एविएशन शिपिंग में क्या, और माइनिंग के अंदर ये माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल, फिर कोल का वो स्पेशल प्रोविजंस बिल, उसके अंदर क्या फीचर है, फायदे नुकसान, और आगे स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ तो वो क्या फीचर थे, क्या फायदे नुकसान। तो अगली बार मिलेंगे, वो बातें करेंगे।